हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये चेक किया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, मतलब मेरा ये है कहने का कि मान लो एक कोई रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब उसके इसके ऊपर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सब जगह। तो यूनिफॉर्मली अगर कोई चार्ज रिंग है, इस पर टोटल चार्ज अगर क्यू है और इसकी रेडियस अगर मान लो कैपिटल आर है, तो इसके एक्सिस पे मान लो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो डेरिवेशन करके जो हमने वैल्यू निकाली थी पी पॉइंट पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आई थी E = KQX डिवाइडेड बाई R² + X² 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पर। आगे बात समझिए, हमने इसकी डायरेक्शन भी चेक की थी। अगर इस रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसकी एक्सिस के अलोंग ही आएगा, बट राइट में आएगा। आगे बात समझ में। और अगर इसमें चार्ज नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसकी एक्सिस के अलोंग ही आएगा, बट लेफ्ट में आएगा अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूं तो x को 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर पे ये पी पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो x 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में x की जगह 0 पुट करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके बताई थी। ऐसे ही जब आप x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो भी आपका E 0 बन जाएगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था। यानी इसके सेंटर पे भी 0 होता है और इनफाइनाइट पे भी 0 होता है। अगर सेंटर पे भी 0 है और इनफाइनाइट पे भी 0 है तो अगर कोई चार्ज जो है, या फिर अगर मैं इसके सेंटर से इनफाइनाइट की तरफ मूव करूं, अगर मैं सेंटर से इनफाइनाइट की तरफ मूव करूं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो अगर मैं सेंटर से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो सीधी सीधी बात ये है कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा, 0 से इंक्रीज हुआ होगा और फिर डिक्रीज होकर दोबारा 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से पहले तो इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज होकर इनफाइनाइट में दोबारा 0 हो गया है। इसका मतलब इसकी एक्सिस पे किसी ना किसी पॉइंट पर ये बढ़ के मैक्सिमम हुआ होगा, क्योंकि पहले तो इंक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर दोबारा 0 हो रहा है। तो अगर ये पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी हुआ होगा। तो वो मैक्सिमम कहाँ हुआ होगा वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। तो इसकी एक्सिस पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है r/√2 डिस्टेंस पे, ±r/√2। ±r/√2 का मतलब होता है सेंटर से या तो r/√2 राइट में चले जाओ या सेंटर से r/√2 लेफ्ट में चले जाओ, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में चेक भी की थी और ये जेईई में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पे कहां होता है। तो मैंने आपको बताया भी था, ये याद भी रख लेना आप, ±r/√2 पे होता है। वैसे तो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था, बट आप डायरेक्ट याद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा कि पूछा गया क्वेश्चन है जेईई में एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाया था। खैर छोड़ो, तो ये सब चीजें जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो रिंग के लिए पढ़ी थी। आज हमको इस वीडियो में क्या करना है, हमको डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमने रिंग की वजह से कैलकुलेट किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो देखो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करो मान लो मेरे पास कोई एक डिस्क है, तो मान लो ये कोई डिस्क है, इस डिस्क की जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल आर है। ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मान लो सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि डिस्क है तो उसमें चार्ज जो होगा वो पूरे एरिया में होगा, सरफेस एरिया में। रिंग में तो सिर्फ इसकी सरकमफेरेंस पे था, यहाँ पे चार्ज पूरे सरफेस एरिया पे होगा, मतलब चार्ज इसमें पूरा ऐसे भरा होगा। बात समझ में आ रही है कि ना चारों, ऐसे इसमें चार्ज पूरा भरा होगा इसके अंदर। तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। और इसकी जो रेडियस है वो मान लो कितनी है, रेडियस मान लो कैपिटल आर है। और मुझे इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो एक काम करता हूं, मैं इस पॉजिटिव को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, वैसे पूरा चार्ज भरा हुआ है लेकिन मैं इसको एक बार हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, तो मान लो ये डिस्क है, इसकी वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस पे P पॉइंट पे, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, जहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम डायरेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर नहीं सकते डिस्क की वजह से। सबसे पहले मुझे एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो डिस्क में जो स्मॉल सेगमेंट कटेगा वो क्या कटेगा,
तो ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी होगी जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकलवाया होगा डिस्क का। तो आपने वहां पे देखा होगा डिस्क में से अगर कोई स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करना होता है तो डिस्क में जो स्मॉल सेगमेंट कटेगा वो आपका रिंग कटेगा। तो सबसे पहले जो मैं स्मॉल सेगमेंट कट कर रहा हूँ रिंग कट कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाने के बाद एक डीआर मोटाई की एक रिंग कट कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को सही कर देता हूँ एक बार। तो ये डिस्क थी, तो इस डिस्क में मैंने क्या किया है, इस डिस्क में मैंने आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाने के बाद एक डीआर मोटाई की एक रिंग कट कर ली, क्योंकि हमको पता है कि डिस्क में जो स्मॉल सेगमेंट करता है वो आपका रिंग करता है। तो मैंने एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाने के बाद एक डीआर मोटाई की क्या कट कर लो, क्या कट कर ली, एक रिंग कट कर ली। तो यहाँ पे जो स्मॉल सेगमेंट है वो क्या कंसिडर किया है, तो यहाँ पे जो स्मॉल सेगमेंट है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्मॉल सेगमेंट है वो रिंग है, ठीक है। और जो स्मॉल सेगमेंट पे जो रिंग है उस पर चार्ज मैंने मान लिया वो dq है, मतलब जो चार्ज मैंने माना है वो मैंने मान लिया कितना है, dq। किस पे चार्ज है ये, वो जो स्मॉल सेगमेंट मैंने कट किया है उस स्मॉल सेगमेंट पे जो चार्ज है वो मान लो dq है। बात समझ में आ रही है? अब इस स्मॉल सेगमेंट पे चार्ज कितना होगा वो और कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी dq की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो कितनी होगी। तो उसके ऊपर चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो उस स्मॉल सेगमेंट का पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया कितना होगा, इसकी जो रेडियस है वो r है, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितने की हो जाएगी, 2 पाई r की। वो सर्कमफेरेंस एक तरह से इसकी लेंथ का काम करेगी, यानी इस स्मॉल सेगमेंट की जो लेंथ है वो है 2 पाई r और इसकी जो विड्थ है वो है dr। तो विड्थ है dr, लेंथ है 2 पाई r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r dr। तो अगर इसका एरिया 2 पाई r dr हो जाएगा तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा। तो 2 पाई r dr एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। तो जो उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। बात समझ में आई? तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने उस स्मॉल सेगमेंट पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, और वो क्या है, यहाँ पे रिंग है। अब मुझे इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो भी छोटा सा चार्ज है डीक्यू। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो हमको पता है वो होता है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो q होता है वो उस रिंग पे चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो रिंग है उस पे चार्ज कितना है, dq। तो मुझे q की जगह लिखना पड़ेगा dq। आ रही बात समझ में? और इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल r, तो कैपिटल R की जगह लिखना पड़ेगा मेरे को स्मॉल r। तो ये आ गया k dqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या आ गया, ये मेरे उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया p पॉइंट पे, ठीक है। अब एक बार मैं dq की वैल्यू वो डाल देता हूँ, तो de कितना बन जाएगा, de बन जाएगा k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr इंटू x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैंने यहाँ पे डी की वजह रख दी भाई। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट। अगर मुझे पूरी डिस्क की वजह से निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ई नेट जो आएगा यानी पूरी डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो डी आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो लिमिट जो लगेगी वो स्मॉल आर की लगेगी। अब स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, क्योंकि जो कंप्लीट रेडियस है वो तो आर है, कैपिटल आर। तो इसकी जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेकर कैपिटल आर। तो ई नेट क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से। अब जो कांस्टेंट है उसको एक बार भाग ले लो, k कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, यानी ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ऊपर क्या क्या कांस्टेंट है, ऊपर कौन कौन कांस्टेंट है, सिग्मा k 2 पाई x। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ r dr, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा आपके पास r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर ले आया, जिसका इंटीग्रेशन होना है उसको अंदर रख दिया और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर कैपिटल आर। बात समझ में आई क्या किया है यहाँ पे? तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, वो आया है सिग्मा इंटू पाई इंटू 2 पाई एक्स, फिर इंटीग्रेशन 0 टू r डी आर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा इंटीग्रेशन मेरा कल या परसों, मतलब लास्ट वीडियो या उससे पिछले वाले वीडियो में आया था, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, वहां पर भी इंटीग्रेशन जो बना था कुछ ऐसा ही बना था।
तो वहां पे मैंने आपको ये बताया भी था कि ऐसा इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ ये इंटीग्रेशन सॉल्व, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बता भी रखा है कि ऐसा इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया भी जाएगा कि ऐसा इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है आपकी, जिसमें इसी टाइप के इंटीग्रेशन मिलेंगे आपको। यानी नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, कुछ भी ऐसा टर्म जो आती है। तो ऐसा इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। उससे पहले अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। तो देखो, तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इसका। ऐसा इंटीग्रेशन हम इस टाइप सॉल्व करते हैं कि नीचे वाले टर्म को हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाले टर्म है वो क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लो उसको मैंने मान लिया टी स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr, एक्स तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, टी स्क्वायर को हो जाएगा 2t dt, तो यहाँ से r dr जो आ जाएगा वो आ जाएगा t dt। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को तो रिप्लेस कर दूंगा टी स्क्वायर से, और स्मॉल आर डी आर को रिप्लेस कर दूंगा टी डी टी से। तो अगर मैं ऐसा रिप्लेस करूंगा तो जो मेरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा वो टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो स्मॉल आर की लिमिट है, और मेरा इंटीग्रेशन जो टी के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे लिमिट जो लगानी पड़ेगी वो टी की लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लिमिट कैसे लगाऊंगा, जो स्मॉल आर की लोअर लिमिट है वो 0 है, तो यहाँ पे जब मैं स्मॉल आर को 0 पुट करूंगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगी तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो यानी जो लोअर लिमिट लगेगी मेरी टी की वो लगेगी एक्स, क्योंकि आर इक्वल टू 0 पुट करते ही टी इक्वल टू 0 एक्स आ जाएगा। ऐसे जो स्मॉल आर की अपर लिमिट है वो क्या है, कैपिटल आर। तो जब मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करूंगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगी वो टी की अपर लिमिट आ जाएगी, और ये जो आएगी वो टी की क्या आएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी। तो अब मैं देखो इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। ये सब चीजें मैंने आपको वैसे पहले भी बताई थी। तो अब देखो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा आपका। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पहले तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, वो है सिग्मा के 2 पाई एक्स। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 एक्स से लेकर, क्योंकि अब लिमिट टी की लगेगी, एक्स से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या बन जाएगा देखो, आर डी आर की जगह हो जाएगा टी डी टी, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप टी स्क्वायर पुट करोगे तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 वो बन जाएगा टी क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आर डी आर की जगह टी डी टी पुट कर दिया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा आपका। अब यहाँ पे देखो ई नेट क्या बन जाएगा आपका, ई नेट इक्वल टू सिग्मा के 2 पाई एक्स, ये बन जाएगा टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर डी टी, लिमिट लग जाएगी x से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखो 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का 1/t, तो e नेट इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो, सिग्मा इंटू के इंटू 2 पाई एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/t, लिमिट x से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो ई नेट क्या बन जाएगा देखो, ई नेट इक्वल हो जाएगा सिग्मा के 2 पाई एक्स 1/x माइनस 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने पूरा लिमिट लगा दी, सोल्व कर दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के इसको पूरा सोल्व कर दिया। तो फाइनल आपका ये बनेगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं के की जगह पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x माइनस 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 2 पाई से ये 4 पाई कट के 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो जो फाइनल आंसर मेरा आएगा वो क्या आएगा देखो, मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ई नेट का वो आएगा मेरे पास सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर होगा एक डिस्क की वजह से। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर है कि इस डिस्क की वजह से इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्या किया है, समझ में आ गया होगा आपको।
तो देखो कैसे सॉल्व किया, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट माना, और डिस्क में जो स्मॉल सेगमेंट मानते हैं वो हम रिंग मानते हैं। तो मैंने पहले r डिस्टेंस में जाने के बाद dr मोटाई की एक रिंग कट कर ली, और उस रिंग पे चार्ज मैंने dq मान लिया, और वो dq की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू उस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है 2 पाई r और विड्थ है dr, तो रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई r dr। तो रिंग पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। फिर मैंने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, वो होता है k dqx अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। फिर जो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका पूरे का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा अच्छा था यहाँ पे, ऐसा इंटीग्रेशन हमारा पहले भी आ चुका है। तो बस मैंने इस पूरे इंटीग्रेशन को फिर सॉल्व किया है, और फाइनल आंसर मेरा जो आया है वो आया है सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है मेरे पास एक डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पर, और डिस्क भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये भी ध्यान रखना। बात समझ में आ गई यहाँ पे क्या किया। अब यहाँ पे एक केस है, अगर मान लो इस डिस्क की जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होती तो क्या होता। तो देखो वो क्या होता, तो मैं एक बार स्कोर ऑफ कर देता हूं मैं। तो मान लो अगर मेरी डिस्क की रेडियस जो है वो इनफाइनाइट होती, यानी अगर मेरा r इनफाइनाइट होता, अगर मेरा r कैसा होता, इनफाइनाइट होता, तो अगर मैं r की जगह इनफाइनाइट पुट करूं तो ई नेट जो मेरा बनेगा वो देखो क्या बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे r इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो यानी ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन x से x कट जाएगा, तो ई नेट जो आपका आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कोई केस मान सकते हो आप। तो अगर मान लो किसी स्पेशल केस में r की जगह इनफाइनाइट हो जाए तो आपका जो ई नेट आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। r इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, r इनफाइनाइट होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डिस्क जो है इसकी साइज जो है बहुत बड़ी हो। अरे बात समझ में, मतलब अगर इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क हो, या ऐसे मान सकते हो एक इनफाइनाइट साइज की प्लेट हो। मान लो कोई इनफाइनाइट साइज की प्लेट है, तो उस इनफाइनाइट साइज की प्लेट की वजह से इसकी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं। और ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट भी आया है, मतलब अगर r की जगह इनफाइनाइट पुट कर दूं तो इस बात से ये फर्क नहीं पड़ता कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, मतलब ये जो p पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हमारी प्लेट की साइज इनफाइनाइट हो जाए तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपका यूनिफॉर्म बनेगा, यानी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो बराबर बराबर आएगा, और वो कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब जब मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होगा, यानी सब जगह अगर मेरे को बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे ऐसी प्लेट लेनी चाहिए जिसकी साइज बहुत बड़ी हो, यानी इनफाइनाइट लेंथ की अगर वो प्लेट हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यूनिफॉर्म आता है। एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे भी जाके कैलकुलेट करेंगे एक दूसरे मेथड से, मतलब आगे जाके एक थ्योरम आएगी गॉस थ्योरम, उस गॉस थ्योरम की हेल्प से हम एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां पे जो डेरिवेशन होगा वो छोटा सा डेरिवेशन होगा, यहाँ पे तो डेरिवेशन थोड़ा लेंथी चला गया। पहले मैंने डिस्क की वजह से डेरिवेशन किया, और फिर डिस्क में मैंने स्पेशल केस ले लिया r की जगह इनफाइनाइट पुट करके, तो ये आया। आगे जाके मैं इस इनफाइनाइट प्लेट का डेरिवेशन दोबारा से करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो डेरिवेशन जो होगा वो बहुत छोटा सा होगा गॉस थ्योरम से, लेकिन आंसर यही आने वाला है। तो ये मैं सीधे आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्पेशल केस हो गया कि अगर प्लेट की साइज इनफाइनाइट हो तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इनफाइनाइट साइज की अगर कोई प्लेट हो तो, और ये है एक डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, बस एक टॉपिक और बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और फिर अपन उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।